हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 7। पिछले 6 लेक्चर्स में हम एचपी बोर्ड के रिगार्डिंग जितना भी टॉपिक्स थे वो सारे कवर कर चुके हैं और कुछ में उसमें हमने एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़े थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कुछ नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जितने भी हमारे पिछले टॉपिक्स में हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं या हमने डेरिवेशन सॉल्व किया, उसी के बेसिस पर हम आज नीट के में आए हुए कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इसके बिल्कुल चांसेस हैं कि ये आपके कॉम्पिटिटिव पेपर में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व करवाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है कि टू इक्वल अपोजिट फोर्सेज हैं, जो कि एफ और माइनस एफ है, जो कि एक रोड पे लग रही है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, फिगर में दिया हुआ है, और आपको शेयरिंग और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है सेक्शन ए बी के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, पहली बात तो देखो जो फिगर बनी है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में वो कुछ इस टाइप से बनी है। इसमें आपके पास थीटा एंगल दे रखा है, एक फोर्स इस तरफ को लग रही है, एक फोर्स इस तरफ को लग रही है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली और ये वाली फोर्स क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वल है और अपोजिट है। अगर दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दूं, तो आपको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, F बराबर m ए। अब देखो ये वाली फोर्स और यहाँ पे इस सेक्शन पे जो फोर्स लगेगी, मान लो वो वाली फोर्स में कुछ अलग मान लेता हूँ, F डैश। ठीक है, ये वाली फोर्स F है, ये F है, तो मैंने इस फोर्स को F डैश मान लिया। अब अगर दोनों फोर्सेस बराबर है तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि F डैश माइनस F इज इक्वल्स टू m ए। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, एफ डैश माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए। और आपके पास अगर दोनों फोर्सेस बराबर है तो ये रिजल्ट यहां से आ जाएगा 0 और एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाएगी, 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन 0 होगी तो इसका मतलब आपका जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, किस में आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो योर सिस्टम शुड बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी आपके पास, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, ये बात तो सबको क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि आपने शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है उसने कि आपने शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है। तो मैं मान लेता हूं अभी के लिए कि मैंने यहां पे पी शेयरिंग नाम दे दिया शेयरिंग स्ट्रेस को। इस फिगर में अगर मैं इस सेक्शन को इस तरीके से बना लूं, अगर ये ए बी है मेरे पास, तो मान लो कि ये वाला जो इसका सेक्शन ए बी है, इसका मैं कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो, मैंने मान लिया ए डैश, इसका कुछ मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां से मान लिया। ठीक है, और यहां से लगने वाली फोर्स कितनी है, एफ डैश। अगर मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट बना लूंगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ये फोर्स बना रही है थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ डैश कॉज ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ डैश साइन थीटा। अब अगर हम इस रॉड में या इस वायर में एक यहां से एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कट कर ले, मान ले कि ये भी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और मैं इसका एरिया ए मान लूं, क्या मान लूं, इसका एरिया मैं ए मान लूं, तो देखिए इतनी मैंने फिगर ड्रॉ कर दी यहां पे। आपको ये बात सारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको सारी क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मुझे शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है, तो मैं लिखूंगा पी शेयरिंग। अब मुझे बताइए कि शेयरिंग स्ट्रेस में कौन सी फोर्स लगती है। तो मैंने आपको बताया शेयरिंग स्ट्रेस कब होता है, जब एक क्यूबिकल बॉक्स होता है इस तरीके से, एक क्यूबिकल बॉक्स होता था और क्यूबिकल बॉक्स पे ऊपर से ऐसे हम फोर्स लगाते थे और वो फोर्स टेंजेंशियल होती थी। तो इसका मतलब इस केस में भी हम क्या करेंगे, एक टेंजेंशियल फोर्स यूज करेंगे डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे, जो उसने हमसे पूछा है सेक्शन ए बी का। तो सेक्शन ए बी का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए डैश, इसका हमने कितना माना है, ए डैश माना है। और उसके बाद जो आपके पास फोर्स यहाँ पे हम लेंगे वो टेंजेंशियल फोर्स लेंगे, ये वाली, क्योंकि हम टेंजेंट के लॉन्ग ले रहे हैं तो हम एफ डैश कॉस थीटा वाली फोर्स लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा एफ डैश कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे ए डैश। अब ए डैश को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मान लो कि आप यहाँ से ये वाला ट्रायंगल अगर मान लो इसको ऐसे, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है और सामने वाला ये इसका है ए और ये है दिस इज योर ए डैश। तो अगर मुझे यहाँ से साइन थीटा निकालना पड़ जाए तो मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट विल बी योर ए बाय ए डैश।
दैट विल बी योर ए बाय ए डैश। तो यहां से क्या हम ए डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए डैश को इधर ले जाओ, साइन थीटा को नीचे ले आओ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहां से ए डैश विल बी इक्वल टू ए बाय साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू उठाकर हम यहां पुट कर देंगे ए डैश में, इसकी वैल्यू हम यहां पुट करेंगे ए डैश में, तो आ जाएगा ए बाय साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू एफ डैश साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए। सो दिस विल बी योर शेयरिंग स्ट्रेस। सो ये आपकी वैल्यू आ गई एफ डैश साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ए। अच्छा, यहाँ पे जो एफ डैश फोर्स है उसको हम एफ के बराबर भी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो फोर्स है वो क्या है, दोनों बराबर है। तो आप इसको या तो ऐसे लिख लो, या आप इसको एफ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए, आप इसको ये भी लिख सकते हो। क्योंकि देखो ये वाली जो फोर्स है, जैसे मान लो यहाँ पे जो फोर्स है वही फोर्स यहाँ पे, दोनों फोर्सेस बराबर है, तो इसको आप एफ की फॉर्म में भी लिख सकते हो, एफ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए। सो दिस इज योर आंसर फॉर द शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस आपने ऐसे निकालना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये फिगर आपको क्लियर होनी चाहिए यहां से। इसी के बेसिस पर हमने यहां से जो है अपना शेयरिंग स्ट्रेस यहां से फाइंड आउट किया है। सेकंड बी पार्ट में उसने हमसे पूछा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को मान लो मैं लिख रहा हूं पी लॉन्गिट्यूडनल विच इज इक्वल्स टू फोर्स। अब फोर्स को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कौन सा होता था? जब आपके पास एक रोड है और उस रोड में, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रोड होती है, तो आप जो उस पर इस तरीके से नॉर्मल फोर्स लगाते थे, परपेंडिकुलर वाली फोर्स लगाते थे। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया। तो इस केस में परपेंडिकुलर फोर्स इस क्रॉस सेक्शन, इस सेक्शन में कौन सी लग रही है? ये वाली। तो ये वाली फोर्स कौन सी है इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे? एफ डैश साइन थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ डैश साइन थीटा डिवाइडेड बाय इसका सेक्शन का एरिया कितना है? ए डैश। तो लिखेंगे ए डैश। एफ डैश को एफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन थीटा को साइन थीटा लिख दिया। डिवाइड बाय ए डैश की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? ए बाय साइन थीटा। तो ए बटा साइन थीटा, ए बटा साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा एफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए। सो दिस इज योर longitudinal stress. So this will be your longitudinal stress, f sin square theta divided by a. तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इससे बाहर से नहीं पूछ सकता, सीधी सी बात है। इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं बन सकता इस चैप्टर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप एक बार देख लीजिए और इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार जरूर करना है आपने ट्राई अपने आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं अपना जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा कि टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। द फर्स्ट वायर हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड द सेकंड वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a। दो वायर है जिनका मटेरियल सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। तो जैसे मान लो आपके पास क्या है, यहाँ पे एक वायर ये है और एक वायर ये है आपके पास। दिस इज योर फर्स्ट वायर एंड दिस इज योर सेकंड वायर। ये आपके पास फर्स्ट वायर है, ये आपके पास सेकंड वायर है। दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब दोनों का यंग्स मॉड्यूलस सेम है। जब भी सेम मटेरियल होगा तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा? हमेशा सेम होगा। इसका एरिया ए है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है? 3a दे रखा है। ये भी आपको बात क्लियर है। और कह रहा है कि अगर इसमें आपके पास एक्सटेंशन डेल्टा एल आई है, तो अगर इस वायर में भी आपको डेल्टा एल एक्सटेंशन लानी है तो यहाँ पर कितनी फोर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी? मान लो यहाँ पे आपने फोर्स एफ लगाई और आपकी डेल्टा एल ये वायर नीचे खिंच गई, तो यहाँ पे कितनी फोर्स लगाऊं कि ये भी डेल्टा एल नीचे आ जाए? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये वाई वाई आ गया सेम, ये ए और ये 3a हो गया। तो फर्स्ट केस में उसने कहा कि वॉल्यूम दोनों का सेम है, मतलब जो इसका वॉल्यूम है वही इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी सेम है। अगर मैं वॉल्यूम को दोनों को बराबर कर दूं तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है? l, और मान लो इस वायर की लेंथ हो जाएगी, इसका एरिया कितना है? 3a, और मान लो इसकी लेंथ हो जाएगी l डैश मान लो। तो a इंटू एल इसकी वॉल्यूम और 3a इसका एरिया और l डैश मान लो इसकी लेंथ है, जो शुरू में स्टार्टिंग वाली लेंथ है ना दोनों की। इसकी l थी, इसकी l डैश मान लो। तो यहाँ से l डैश की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी मेरे पास? a
देखो ए से ए तो कट ही गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, L/3, L/3। अब आगे मेरे को पता है कि मेरे को जो डेल्टा एल एक्सटेंशन इसमें हुई है वही डेल्टा एल एक्सटेंशन मुझे इसमें भी करवानी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से डेल्टा एल को दोनों तरफ कंपेयर कर सकता हूँ। डेल्टा एल का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आना चाहिए। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला कहता है y = FL/A डेल्टा एल, FL/A डेल्टा एल। तो यहाँ से डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा y, देखो डेल्टा एल यहाँ रहा, YA चला जाएगा ऊपर, तो YA/FL। ठीक है, मैं इसको यहाँ ले गया, इसको ऐसे लिखिए, देखो ये चला जाएगा यहाँ, तो डेल्टा एल = FL/YA। ये डेल्टा एल का फॉर्मूला बना है। अब इस फॉर्मूले को दोनों तरफ मेरे को एक्सटेंशन सेम करवानी, तो दोनों तरफ एक्सटेंशन सेम करवानी है, तो दोनों तरफ ये फॉर्मूला बराबर कर दो। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम डेल्टा एल इसके लिए, इस वायर के लिए, और डेल्टा एल डैश मान लो इस वायर के लिए, इस वायर के लिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो FL/YA। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मान लो इसके लिए फोर्स अलग लगानी पड़ेगी F डैश। इसके लिए जो आपके पास लेंथ है L, तो इसके लिए लेंथ कितनी थी, वो L डैश थी, डिवाइडेड बाय इसके लिए y तो सेम है, और इसका एरिया कितना है, 3A। ठीक है, तब देखो F का F आ गया, L को L लिख दिया, y को y लिख दिया, A को A लिख दिया। यहाँ पे F की जगह आपके पास F डैश आ जाएगा। L डैश की वैल्यू कितनी निकली थी, L/3, तो यहाँ पुट कर दो L/3, और ये 3 है पहले से यहाँ पे है नीचे, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके A मैंने मान लो यहाँ लिख दिया। ठीक है, मान लो ये L/3 मैंने ये वाला L/3 यहाँ से लिख दिया, और 3A मैंने यहाँ लिख दिया, F डैश ये आ गया, और y का y यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस यहाँ से कट गया, और L से L भी कट गया। ठीक है, तो A से A भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा F डैश = ये देखो F डैश यहाँ आया, 3 × 3 9 हो गए, 9 चला जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा 9 टाइम्स ऑफ F। सो इसका मतलब है आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर A 9F। तो ये आपका आंसर होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर ड्रॉन फॉर 2 डिफरेंट मटेरियल्स X and Y. It is observed that the ultimate strength point and the fracture point are close to each other for the material X, but are far apart for the material Y. तो आपके पास एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है 2 मटेरियल्स के लिए, एक मटेरियल X है और एक मटेरियल Y है। X मटेरियल के लिए आपके पास जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है, ये स्ट्रेस है आपके पास मान लो, और ये आपके पास क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है, इस तरफ क्या है आपके पास, स्ट्रेस, और इस तरफ क्या है, स्ट्रेन। तो X मटेरियल के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से, आपको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो इसमें हम यूज़ करेंगे जो हमने लेक्चर किया था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, जिसमें डक्टाइल, ब्रिटल वगैरह हम पढ़ते थे। तो यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन में, जैसे आपको पता है एक इसमें क्या होती है, इलास्टिक लिमिट होती है। ठीक है, और एक आपको पता है क्या होता है, यहाँ से फ्रैक्चर पॉइंट होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट। तो इसने पहले क्वेश्चन में पहले क्या बोल रहा है कि जो X मटेरियल है उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट मतलब इलास्टिक लिमिट बोल रहा है, एंड द फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोजर टू ईच अदर, वो दोनों बिल्कुल पास में है। तो मैंने आपको बताया था कि जब इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट बिल्कुल पास पास में हो, जैसे मान लो इसमें और पास ले लो ऐसे, तो ये वाला जो रीजन आता है, ये रीजन किसका होता है, ये होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। ये रीजन कौन सा होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब अगर ये रीजन छोटा होगा तो जो आपकी जो भी मटेरियल होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, ब्रिटल होगा, मतलब वो इजीली टूट जाएगा। जितना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन कम होगा उतना ही ज़्यादा वो मटेरियल ब्रिटल हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने उस प्लास्टिक बॉडी को, कि आपने बॉडी को क्या कर दिया, डिफॉर्म कर दिया, तो वो अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा और उसका फ्रैक्चर पॉइंट बहुत जल्दी आ जाएगा। फ्रैक्चर पॉइंट जल्दी आने का मतलब देखो, इलास्टिक लिमिट के बाद फ्रैक्चर पॉइंट एकदम से आ गया, तो इसका मतलब है कि ये बॉडी जल्दी टूट जाएगी। तो मतलब X मटेरियल आपका कैसा है, वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई भी कि वो क्या है, ब्रिटल है। ठीक है, दूसरा Y मटेरियल के लिए कह रहा है कि फॉर मटेरियल X द फ्रैक्चर पॉइंट आर वेरी क्लोज टू फॉर मटेरियल X बट आर फार अपार्ट फॉर मटेरियल Y। Y मटेरियल के लिए
ये दोनों पॉइंट इलास्टिक लिमिट वाला और फ्रैक्चर पॉइंट जो है वो काफ़ी दूर दूर है। तो जैसे मान लो अगर y का हम बना के देखें तो y में क्या है, ये दोनों पॉइंट्स जो है वो काफ़ी दूर है। जैसे मान लो x अगर यहाँ है तो y से काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो मतलब इसका जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन है वो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मटेरियल क्या होगा, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होगा। क्या होगा, मटेरियल बहुत ज़्यादा डक्टाइल होगा। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन ज़्यादा आता है वो ज़्यादा डक्टाइल होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक्स मटेरियल आपका ब्रिटल होगा और वाई मटेरियल आपका डक्टाइल होगा। तो बाय ऑप्शन आप देख लेना कि किसमें ब्रिटल और किसमें डक्टाइल है। यही क्वेश्चन आपका, ये सेम ये वाला क्वेश्चन आपका 2019 के नीट के एग्जाम में पूछा गया था। अब आप इसका यहाँ से एक स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। चलिए जी, तो आई होप आपने ये जो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2015 में। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। तो पहला डाटा क्या दे रखा है कि जो एक आपके पास स्टील है और एक आपके पास ब्रास है। ठीक है, एक स्टील है और एक ब्रास है, मतलब मान लो कि आपके पास दो वायर्स हैं उसकी। ठीक है, हाँ, दोनों वायर्स दे रखी हैं और जो यंग्स मॉडुलस है स्टील का वो ट्वाइस है ब्रास के। मतलब जो स्टील का यंग्स मॉडुलस है वो ट्वाइस है ब्रास के यंग्स मॉडुलस के। पहला डाटा क्लियर है सबको। आगे लिखा है कि टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वन ऑफ स्टील एंड अदर ऑफ ब्रास, आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ। If we want the lower ends of the wire to be at the same level, then the weights added to the steel and brass must be in the ratio of what? तो कह रहा है कि आपके पास जो दो वायर है उनकी लेंथ सेम है और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, दोनों का सेम है और दोनों को किसी रूफ से लटकाया गया है। तो जैसे मान लो ये आपके पास सेम रूफ से मान लो ऐसे दो वायर्स लटकाई गई हैं, तो कह रहा है कि अगर आप दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह और लेंथ वगैरह सब कुछ सेम है, जैसे मान लो इसकी लेंथ L है, इसकी भी L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका भी क्या होगा, A होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर आपको लोअर एंड्स को सेम लेवल पर लाना है, ठीक है, देन वेट कितना ऐड करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो आपने इसमें कुछ वेट ऐड किया होगा तो इसकी कुछ एक्सटेंशन हुई, तो कह रहा है इसमें भी कितना वेट ऐड करे, दोनों में कितना कितना वेट ऐड करे कि दोनों की जो एक्सटेंशन हो, मतलब जो डेल्टा L आए, वो दोनों का क्या आ जाए, वो दोनों का सेम आ जाए। देखो लास्ट में बोल रहा है ना वो कि आपका जो एक्सटेंशन है वो सेम आना चाहिए, कितनी रेशो में आना चाहिए। ठीक है, तो आपसे डेल्टा अगर हम इसमें एक्सटेंशन को सेम कर दे तो आपसे वेट की रेशो पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जब लोड लगाते हैं तो इस पर फोर्स क्या होती है, वही वेट जो नीचे की तरफ लगेगा, मतलब W = mg, और इसका भी क्या लगेगा, W = mg। क्लियर है बात। तो मेरे को अगर क्वेश्चन में देखना ये है कि मुझे कंपेयर क्या करना है, मुझे एक्सटेंशन को कंपेयर करना है। तो एक्सटेंशन मान लो इसमें डेल्टा L और इस तरफ भी डेल्टा L। ये डेल्टा L किसका हो जाएगा, स्टील का, और ये डेल्टा L किसका हो जाएगा, ब्रास का। तो देखो डेल्टा L का फॉर्मूला भी अपन निकालते थे, आपको बता देते हैं कि भाई अगर y आप लिखते हो तो आप क्या बोलते हो, FL/A डेल्टा L। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आता है, यहाँ से डेल्टा L का फॉर्मूला क्या बन जाता है, FL/y, नीचे ले आओ, ये बन जाता है डेल्टा L का फॉर्मूला। यहाँ लिख दो FL/ये। अब आपको तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे फोर्स तो नहीं है ना, यहाँ पे तो आपने क्या रखा है, वेट रखा है। तो आप फोर्स की जगह क्या लिख सकते हो, वेट। किसका वेट है ये, स्टील का, तो WS। यहाँ पे वेट रखोगे किसका, ब्रास का, तो WB/L/YA। अब चेंजेस क्या करने हैं इसमें, ठीक है। अब आपने देखना है कि हम चेंजेस इसमें क्या कर सकते हैं। अब जरा क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमारे पास। लेंथ सेम है और आपको दोनों वायर्स को क्या लाना है, सेम लेवल पर लेकर आना है। और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है जो शायद मेरे ख्याल से वो अलग दे रखी है। हाँ, यंग्स मॉडुलस जो है स्टील का, ये लिखा हुआ है, ये देखिए यंग्स मॉडुलस जो है स्टील का वो डबल है किससे, ब्रास से। तो ये वाली वैल्यू देखो, L से L तो कट जाएगा, ये दोनों तो सेम ही है, तो WS/ इसका तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यंग्स मॉडुलस, इसका आ जाएगा WB/this, एंड ये कट गया तो आपके पास रेशो क्या बनेगी, WS/WB। ये 2 चला जाएगा इधर, तो आंसर इज 2/1, यानी कि 2:1 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, 2:1 आपको इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर AIPMT 2015 का ये क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
तो बच्चों जैसे आप देख रहे हो कि ये वही फॉर्मूलेज हैं जो हम पहले पढ़ते हैं, अभी हमने 6 के 6 लेक्चर्स में जो हमने फॉर्मूलेज किए थे वही फॉर्मूले सेम आ रहे हैं, उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। पढ़ते रहिए और हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करते रहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l, कह रहा है एक ब्लॉक ऑफ मास है जिसका मास m है, उसको एक लॉन्ग वायर से सस्पेंड किया गया है। द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स l प्लस स्मॉल l एंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछी है। सिंपल सा क्वेश्चन था नीट 2019 का। तो सबसे पहले डाटा क्या क्या दे रखा है कि आपके पास एक ब्लॉक m है इस तरीके से, इस ब्लॉक का मास m है और इसको लॉन्ग वायर जिसकी लेंथ l उसे सस्पेंड किया गया है। तो आपको पता है इसकी वजह से नीचे को क्या लगेगा, इसका वेट लगेगा, जिसकी वजह से इस वायर में कुछ एक्सटेंशन आ जाएगी और मान लो इस वायर की लेंथ होगी l प्लस स्मॉल l, ठीक है। मान लो ऐसे हो गया, इसमें एक्सटेंशन आ गई तो l प्लस l, ठीक है। अब आपको क्या पूछा, इसने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि हम क्या लिखते थे, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अभी हमने किया था ये, ठीक है। रिसेंट के एक लेक्चर में किया था कि U इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्या ये फॉर्मूला सही लिखा है मैंने? क्या ये फॉर्मूला सही लिखा है? तो नहीं, इसमें एक चीज छूट रही है, वो क्या है कि जो हम पोटेंशियल एनर्जी यहां पे अब लिखते थे वो UD लिखते थे, ठीक है। UD मतलब इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी लिखते थे। आपको यहां से नीचे वॉल्यूम भी तो लेना पड़ेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो ये वॉल्यूम भी तो आएगा। वो वॉल्यूम मैं अगर यहां ले जाऊं, ये वाला वॉल्यूम अगर मैं यहां ले जाऊं तो ये मैं यहां लिख सकता हूं ऐसे। क्यों, मेरी बात समझ आ रही है ना? तो जरा ध्यान रखना, उसने क्वेश्चन में पूछा क्या, उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ एक्सटेंडेड वायर, ठीक है। तो उसने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं कहा है आपसे, तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब यहाँ पे नीचे वॉल्यूम होगा, आपको वॉल्यूम इधर लेके जाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। समझ के बात को, जिसको नहीं समझ आएगा वो लेक्चर देख सकता है पीछे वाले। अब देखते हैं जरा क्या क्या होगा इसमें। चलिए 1/2 स्ट्रेस कितना आएगा, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितनी है, mg अपॉन एरिया मान लो a। स्ट्रेस स्ट्रेन कितना है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। चेंज इन लेंथ कितना होगा भाई, l प्लस l माइनस l। देखो चेंज इन लेंथ कितना होगा, l प्लस l, ये माइनस l, तो l से l कट गया तो क्या बचा, स्मॉल l। तो स्मॉल l बटा ओरिजिनल लेंथ l इंटू वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू वॉल्यूम कितना, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी l, ठीक है। l से l कट गया, a से a कट गया, तो 1/2 mgl बच रहा है। तो देखिए ऑप्शन, देखिए क्या ऑप्शन में है, यस बिल्कुल है 1/2 mgl। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। 1/2 mgl इज योर फाइनल आंसर। तो 1/2 mgl नीट 2019 का ये क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, 1/2 mgl। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसमें याद रखना पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं।